आपके भविष्य का है। सवाल बहुत सारे हैं और जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज का मुद्दा जो हम लेकर आए हैं वो हमारे यूथ के लिए, हमारे युवा के लिए बेहद ही ख़ास है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं करियर को लेकर। जिस तरह से दोस्तों आज के इस सिनेरियो में, आज के इस पूरे माहौल को हम देखें तो बिहार में जो कुछ हो रहा है, एनटीपीसी और आरआरबी की परीक्षाओं को लेकर एक जो माहौल बनाया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, उसकी जो छींटें हैं अब वो जगह जगह हमें देखने को मिल रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह छात्र आंदोलनकारी के रूप में सामने आ रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं और न जाने क्या क्या वो आक्रामक तौर पे निकल कर बाहर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों है? क्यों आज का जो युवा है कहीं और नहीं सोचता है? आखिर कैसे 140 करोड़ की आबादी के अंदर सरकारी नौकरी सबको मिल पाएगी? सरकारी नौकरी एक सपने की तरह हो गई है। क्यों आज का युवा ये नहीं सोचता कि हम आगे बढ़कर कुछ और करें, किसी और तरफ अपने करियर को लेकर जाएं? तो इन तमाम सवालों के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं, जिसमें हमारा साथ देंगे हमारे नौजवान जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सबसे पहले इनके पास चलते हैं और जानते हैं कि ये कौन है, यानी इनका परिचय। हेलो, मेरा नाम श्रुति कामले है और मेरा अभी पीजी चल रहा है द भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस से, और एज यूजुअल मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ सिर्फ। मेरा नाम यशिका सातनकर है। मैं बीए ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर कर रही हूँ जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी से, बी ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर में। मेरा नाम अवंतिका पांडे है। मैं माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी से एमएससी कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं युवाओं से जानेंगे कि इनका क्या कुछ सोचना है। सबसे पहले बात करते हैं उस आंदोलन को लेकर जो कि इन दिनों हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है। बिहार से ये आग शुरू हुई और इसकी जो चिंगारी है अब जगह जगह फैलती नजर आ रही है। किस तरह से जो युवा है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस तरह से वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें अपने करियर में आगे बढ़ना है, हमें एग्जाम देना है, यहाँ धांधली हुई है, न जाने कितने सारे सवाल हैं। इनका क्या कुछ कहना है इस तरह के आंदोलन को लेकर? सबसे पहले हम यही जानते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? मैम, अभी ये जो हमने देखा कि आरआरबी और किस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो प्रोटेस्ट बिल्कुल गलत है। नो डाउट आप इस तरीके से हमारी राष्ट्रीय संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को इस तरीके से हानि नहीं पहुंचा सकते। पर ये भी चीज़ है कि आज इतनी बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसकी वजह से जो एग्ज़ाम 2019 में जिसका नोटिफिकेशन आया था, उसके 3 साल बाद उसके फर्स्ट लेवल का भी रिज़ल्ट आया है। तो जिस तरीके से लोगों के 3 साल ख़राब हुए हैं, तो उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही है, पर उनका तरीका बहुत गलत है। और सिर्फ उतनी सी जितनी उसमें सीट्स थी, उसके लिए इतनी बड़ी संख्या में जिस तरीके से फॉर्म आ रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इस ही डायरेक्शन में क्यों सोच रहे हैं। तो हमें और भी तरीके हैं जो जिस पर सोचना चाहिए और जाना चाहिए। पर नो डाउट ये जो आंदोलन था वो छात्रों का जो एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आप 3 साल से अगर एक बेरोज़गार हैं और एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो निकलेगा। पर इस तरीके ये बेरोज़गारी का ही है, अगर हम ये समझें कि एक फ्रस्ट्रेशन बेरोज़गारी का है, और इस सवाल से हम इनकार नहीं कर सकते। आप क्या कहेंगे? मैम, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जैसे महात्मा गांधी जो थे वो भी अहिंसावाद थे, तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी की सब बातें सुनते थे, क्योंकि उनका जो तो उन्होंने भी किया था। हाँ, उनने भी प्रोटेस्ट करा था एंड उनका भी तरीका था, बट सब सुनते थे उन्हें। तो हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, ना कि समाज की चीज़ों को नुकसान पहुंचाएं या फिर हम अपना करियर लॉस में लाएं कि नहीं, हम FIR दर्ज हो रही है, फिर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा कहना ये है। मैम, आप क्या कहेंगे? अगर हम कुछ भी चीज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हम उसे एक शांति प्रिय तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट लाइफ को देखें तो हम उसकी तरफ बहुत, मतलब स्टूडेंट लाइफ एक तरीके से खतरे में है ये सब करके, तो हम उसको एक शांति तरीके से भी कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे? जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक्स है वो बताती है कि अगर हम 2 डिकेड्स का डेटा उठाए तो 2 डिकेड्स 20 सालों में हमने देखा है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन एन एवरेज 6.9% से ग्रोथ हुआ है, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, मतलब जो नई जॉब्स जुड़ी है, वो सिर्फ 0.8% से हुई है। तो ये दिखाता है कि जो गैप है इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट का, वो बहुत है, एक बहुत मेजर आपको डिवाइड दिख रहा है और उसमें भी आप देखते हैं कि आज भी एग्रीकल्चर 60% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ और अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो रीज़न है, एक जो डिफरेंस है, वो ऐसे जो सोशल एलिमेंट्स होते हैं, दंगा और
प्रोटेस्ट, मुझे लगता है इनको राइज देता है। सो अभी हमारा जो इशू होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमिक किस तरह से अनस्ट्रक्चर्ड हो रही है कि जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद भी लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। लेकिन आप क्या समझते हैं जो प्रणाली बनाई जाती है, जिस तरह से हमारी शिक्षा प्रणाली है, जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं हुआ इससे भी फ्रस्ट्रेटेड है, कहीं ना कहीं बेरोजगारी तो है ही अपनी जगह, लेकिन जो चीज़ें चलाने का तौर तरीका होना चाहिए यहाँ भी गड़बड़ी है, इसमें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस चीज़ से कि ये जो चलाने का प्रणाली जो तरीका है गलत है, क्योंकि अभी जो प्रोटेस्ट हो रही है उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि 2019 के फरवरी के अराउंड 35,000 की वैकेंसीज, जो कि बहुत बड़ी बात है, का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ी थी युवाओं की। और अगर हम बात करें तो 35,000 वैकेंसीज के लिए लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बेरोजगारी है। लेकिन जब उन सारे बेरोजगार जो भी एप्लीकेंट्स थे उन्होंने अप्लाई किया, तब उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ी कि अब फाइनली हम प्रिपेयर करेंगे, हमें जॉब मिलेगी। बट ये सिलसिला इतना लंबा चलता रहा कि आज हम 2022 में हैं, आज की बात कर रहे हैं, और आज भी फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन युवाओं की है। युवाओं का हक है आवाज़ उठाना, लेकिन एक सही दिशा में, सही तरीके से। जिस तरीके से अभी हमने कुछ न्यूज़ करंट अफेयर्स देखे वो एकदम गलत है। ज़रूरी ये है कि अगर वो आवाज़ उठाएं तो एक सही तरीके से उठाएं, उसका एक सही पैटर्न हो। तो यही अभी के लिए मेरा कहना है इस चीज़ में। आपसे पूछना चाहूँगी, सरकारी नौकरी का लालच है आपको? एक्चुअली सरकारी नौकरी, मेरे घर में पापा भी सरकारी नौकरी में, मम्मी भी, दादाजी डॉक्टर। प्रेशर है इस बात का? तो काफ़ी घर वाले काफ़ी कहते हैं, लेकिन सब उन्हें छोड़ दिया कि अगर आपको करना है तो कर लो। बाकी सबकी मेंटालिटी ये नहीं होती है। जैसे बिहार का ले लेते हैं तो वहाँ पे सबका ये है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए। जो वहाँ से लड़के यहाँ पे पढ़ने आते हैं, जो कोचिंग्स करते हैं, जिनका मेन गुस्सा यही है कि हमारे पापा मम्मी ने हमें इतना सारा पैसा देकर हमें यहाँ भेजा, हमें पढ़ाया, और उसके बाद भी अगर ये धांधली हो रही है और ये सब हो रहा है तो उस चीज़ का गुस्सा ज़्यादा उनका निकला। इसमें सरकार को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम अगर सरकारी नौकरी को देखें तो हम ये देखें कि एक होता है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको सभी तरह की पेंशन हुई या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, आपको सब मिल जाते हैं। और उसमें भी जो सबसे अच्छी सर्विसेज देती है वो है सरकार। उसमें ना सिर्फ आपको अच्छी सर्विसेज मिलती है, प्लस आपको एक फैमिली बैलेंस का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। और आज ऑर्गेनाइज सेक्टर की कम से कम भी 60% नौकरियां सरकार देती है। तो लोगों को यह चाहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में आए तो कम से कम सरकारी नौकरी तो मिले। उस चक्कर में सरकार के ऊपर एक बहुत प्रेशर बिल्टअप हो जाता है नौकरियां देने का, और जो मुझे लगता है एक ग्रोइंग इकोनॉमी के हिसाब से गलत है। क्योंकि जो सरकार की जितनी प्रोडक्टिविटी होती है वो एज कम्पेयर टू एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कंपैरेटिवली कम होती है। अगर आइदर तो इसमें ये हो सकता है, आइदर तो सरकार अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए या फिर अपनी नौकरियां ज़्यादा बढ़ाए। ये मेरा। तो क्या प्रेशर आप महसूस करते हैं कभी फैमिली की तरफ से कि अब सरकारी नौकरी की तरफ ही जाना चाहिए, सरकारी नौकरी ज़्यादा सिक्योर है, अपनी आगे की फैमिली को, अपनी पीढ़ियों को तुम संवार लोगे, इस तरह का कभी प्रेशर महसूस करते हैं? नहीं, दरअसल मुझे लगता है कि बिहार में और यूपी में जिस तरीके का माहौल है वहाँ पे सरकारी नौकरी लोग पाना भी चाहते हैं, क्योंकि हर कोई, मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब मध्यम वर्गीय या फिर उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। तो हमारे पास कहीं ना कहीं एक ऑप्शन है भी कि हमारे माता पिता हमें बोल देते हैं कि अगर तुम्हें जो करना है, तुम्हारे मन की चीज़ तुम वो कर भी लो, पीछे हम खड़े हैं। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। हो सकता है वो अगर आज नौकरी नहीं करें तो उनके पास आज की रोटी हो। तो ये माहौल का फ़र्क क्यों? माहौल का फ़र्क क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। अच्छा जी। लेकिन बहुत संभ्रांत परिवार के भी जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसा देकर चाहते हैं कि हमें भी सरकारी नौकरी मिल जाए, हम भी किसी पद पर आसीन हो जाए। जी, वो एक करप्शन से अलग रिलेटेड मैटर है, लेकिन इसकी भी बहुत अलग धांधली होती है जहाँ पे बहुत सीटें खरीदी जाती हैं पैसे दे दे के। लेकिन हमें ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो मन कह रहा है वो करना चाहिए। सरकारी नौकरी के ऊपर इतना मतलब मेरा तो वो नहीं है। तो आप लोगों के अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि मन ही मन चाहते होंगे कि वे सरकारी नौकरी हमें मिल जाए। देखो ये झूठ नहीं है, हम सब चाहते हैं भैया, मैं भी चाहूँगी कि भाई मैं भी एक ऑफिसर बन जाऊँ और मैं भी सिर्फ फाइलें साइन करूँ और एक अच्छी नौकरी मुझे मिल जाए। लेकिन इस बात से भी हम झुटला नहीं सकते, दरकिनार नहीं कर सकते कि हम में भी अपना एक हुनर है, प्रतिभा है, और हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ क्यों नहीं जाते? हम अपना स्टार्टअप क्यों नहीं कर सकते हैं? हो सकता है सरकारी नौकरी से ज़्यादा कमा लें,
आप इस बारे में क्या कहेंगे? मुझे पता लगा आप सरकारी नौकरी छोड़कर बैठे हैं। देखिए, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने अभी अपने डिस्कशन में भी बोला कि जो प्रोडक्टिविटी होती है सरकार में उतनी नहीं होती, इसलिए मैंने अपनी अभी सरकारी जॉब छोड़ के खुद की प्रैक्टिस करी। हाँ, देखिए, आज जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है वो भले ही हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास, लेकिन जो अगर हम दूसरे चीज़ों को इवैल्यूएट करें, जिसमें सोशल सिक्योरिटीज़ देखें, ये देखें, उसके हिसाब से आज हमारे पास बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। आज हम सोच सकते, आज भले ही डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम दुनिया को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो अभी भी हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है। ये जो टॉपिक चल रहा है इसमें मेरा ये मानना है मैम कि हाँ, शायद हम सभी एग्री करेंगे कि जब हम छोटे थे तो कहीं ना कहीं हर जगह से हम सुनते थे कि बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सरकारी नौकरी करनी है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स है। अगर हमें आगे देखना है कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा बढ़ें और बेरोज़गारी की इतनी प्रॉब्लम ना है, तो अभी से पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये चीज़ बोलना स्टार्ट करनी होगी कि आप खुद का स्टार्टअप भी आगे चल के कर सकते हैं। तब जाके आज से 5 या 10 साल बाद वो चीज़ लोगों के माइंड में आएगी। और जिस हिसाब से अभी हम देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा परसेंटेज लोग सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, वो चीज़, वो नौबत उस चीज़ के लिए ना आए, तो उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप को सपोर्ट करना पड़ेगा। वैसे तो हम बहुत सारे स्कूलों में देखते हैं कि वोकेशनल स्टडीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ हम पेरेंट्स का रोल देखते हैं कि पेरेंट्स उन स्टडीज़ को ना करवा के वो चाहते हैं कि नहीं, आप कॉमर्स ही ले लीजिए, आप साइंस ही ले लीजिए, आप कोई ऑनर्स सब्जेक्ट कीजिए, लेकिन वोकेशनल स्टडीज़ की तरफ आप मत जाइए। पता नहीं क्यों इस तरह से सोचा जाता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्या हमें 11वीं 12वीं में हमारे दिमाग में नहीं डालना चाहिए कि हाँ भाई, हम एक जनरल स्टोर बहुत अच्छे से चला सकते हैं, या हम एक फला चीज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैम, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हर बच्चे में क्रिएटिविटी होती है। तो जैसे कोई पेंटर अच्छा है तो वो भी अपना मे बी हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कपड़ों में पेंट कर सकता है। या फिर इफ़ ही इज़ गुड इन मतलब सेलिंग और मैथमेटिक्स में अच्छा है तो मे बी ही और शी कैन बी इनटू लाइक जनरल स्टोर या फिर मॉल खोले, तो उनका खुद का स्टार्टअप हो या उनके खुद के आइडियाज़ हो या उनके खुद के प्लान्स हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हर बच्चे में क्रिएटिविटी होती है तो वो अपना क्रिएटिव इंटरेस्ट उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर हम मध्य प्रदेश में देखें या बिहार में देखें तो यहाँ पे फैमिलीज़ जो हैं वो स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की साइड आप निकलो, ऐसा रहा है। और अगर हम गुजरात साइड जाएँ तो वहाँ पर देखा जाता है कि मोस्टली सब अपना स्टार्टअप खोलते हैं, अपने खुद के दुकानें हैं, मॉल्स खोल लिए, कपड़ा, एम्ब्रॉयडरी अपना खुद का उनका रहता है। वो बच्चा घर पे पैदा होता है एंड उसका पहली चीज़ क्या करोगे? बिजनेस क्लास। तो हम बिजनेस करेंगे। तो ये चीज़ क्योंकि बचपन से है, तो अगर आप बचपन से अगर आप सोचते आ रहे हैं, बच्चों को बताते आ रहे हैं कि हाँ आप ये भी कर सकते हो, आपको जो करना है कर सकते हो, उसमें आप ये भी कर सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं वो मेंटालिटी में भी रहेगा और आपके पास ऑप्शंस भी खुलते चले जाएंगे। देखिए, नेशनल जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अकॉर्डिंग आज देश में 54% लोग 35 की एज से नीचे है और उनमें 23% लोग अनएम्प्लॉयड है। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स में एक डर क्रिएट करता है कि ऐसा तो नहीं हो कि हमारा बच्चा भी अप टू द एज ऑफ 30 अनएम्प्लॉयड बैठा रहे। तो उनका एक ये रहता है कि एक बच्चा अगर अच्छा कोर्स ले ले, उसे जॉब लग जाए, उससे ज़्यादा फैमिली और क्या चाहेगी, मतलब उसके फ्यूचर के लिए ही चाहेगी कि जल्दी से वो जॉब करके अपने आप को सिक्योर करे। लेकिन आजकल के सिनेरियो में हम देखें तो आजकल की फैमिलीज बच्चों की जो ड्रीम है उसको सपोर्ट कहीं ना कहीं कर देती हैं। अगर बच्चा पेंटिंग बहुत अच्छी कर रहा है या हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा कर रहा है तो सोचते हैं कि ऐसा ही कुछ कराया जाए। और आजकल हम कहेंगे कि सोर्सेज भी अच्छे हैं और इंस्टीट्यूट भी ऐसे ऐसे खुल गए हैं जो आपकी स्किल को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो ऑनलाइन के अंदर जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि आजकल लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इससे भी हटके कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि चाय की दुकान खोलकर एक डिफरेंट वे में, एक नए एंगल के साथ, या फिर कुछ और चीज़ें, एक अलग, आपके पास एक यूएसपी होनी चाहिए, एक यूनिक सेलिंग प्राइस अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आप क्या कहेंगे? जैसा सब बोल रहे हैं कि हमको शुरू से मतलब और चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए, सिर्फ सरकारी नौकरी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और स्कूल्स में आप शुरू से फाउंडेशन बना के चले तो आपको हेल्प करेगा। पर अभी बात जैसे हो रही थी कि बिहार में जो एग्ज़ाम्स को लेकर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको लेकर, तो अभी हम कितने सारे वीडियोज़ देखते हैं कि वहाँ पे स्कूल का स्तर कितना है। तो ऐसे स्तर के स्कूल से जहाँ पे अच्छे टीचर्स नहीं हैं, उन्हें वो नॉर्मल एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये जो सारा खेल होता है ना, ये इन्फ्लुएंस का होता है।
उस एज के अंदर आप बहुत जल्दी आप भी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे अगर माहौल वैसा मिल जाए। हम अच्छी चीज़ के लिए, पॉजिटिव चीज़ के लिए भी तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? जी, मेरे हिसाब से पेरेंट्स और स्कूल इन सब का बहुत मान्यता रखता है। मतलब मुझे जो सिखाया जाएगा मैं उसी पे चलूँगी। जैसे अभी मुझे सिखाया जा रहा है कि बेटा आप पे है, आपको अगर आगे जाके खुद का स्टार्टअप करना है, आप स्टार्टअप करिए, आपको आगे जाके जॉब करनी है, आप जॉब करिए। तो ये होता है कि अगर आपका इंस्टीट्यूशन अच्छा है, जैसे मैं अपना इंस्टीट्यूशन का बोलना चाहूँगी, BSSC में वो एक प्रॉपर कोर्स करवाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे, तो वहाँ पे वो आपकी स्किल्स को पॉलिश करते हैं कि आप कैसे एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप कैसे उसको आगे अपग्रेड कर सकते हैं आप। तो वो यही सब है। तो एक मैं बोलना चाहूँगी कि ये अपब्रिंगिंग होती है कि आप कैसे किसी चीज़ को ले रहे हैं, कैसे किसी चीज़ के विचार हैं। जी, मैं ये समझता हूँ कि स्कूल से चीज़ें शुरू करनी चाहिए आधे, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे यही होता है कि हम जब भी स्कूल से आते हैं तो हमारे घर पे हमारे माता पिता यही पूछते हैं कि तुम्हें मार्क्स कितने मिले। तो 50% मार्क्स का होना चाहिए और 50% प्रैक्टिकल का होना चाहिए, ताकि बच्चा सिर्फ रटना नहीं सीखे, जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी कैसे डेवलप की जाती है, उसको अपना भी रुझान पता चलेगा, तो ऐसे वो चीज़ें सीख पाएगा। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की एक रिपोर्ट के हिसाब से 73%, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल ही नहीं थे 73%। तो 4 साल उन्होंने क्या करा उनको यही नहीं पता था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एजुकेशन की पढ़ाई वाले तो इंडिया में ज़्यादा खास, यहाँ पर भी वही हाल है। यहाँ पर क्या कर पाते हैं? नहीं, स्विट्ज़रलैंड की रिपोर्ट इंडियन इंजीनियर्स के बारे में ही थी। वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे। नहीं, यहाँ पे जो इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे 73% इंजीनियर्स इंडिया में एम्प्लॉयबल ही नहीं है, क्योंकि उनने 4 साल में क्या करा, उसका कोई स्किल डेवलप कर ही नहीं पाए। तो वही ये जो सवाल यहाँ पर अब मैं ये उठाना चाहूँगी कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप अगर स्टार्टअप करना चाहते, कुछ भी स्टार्टअप, समझ लिया आपके पास सब कुछ है, आपके पास कैपिटल भी, आपके पास सोर्सेज भी है, तो अगर आप स्टार्टअप करना चाहें तो मतलब आप क्या ऐसा फील्ड रहेगा जिससे आप स्टार्टअप के लिए सोचेंगे कि हाँ इसमें अर्न किया जा सकता है, इसमें टाइम और पैसा सब इन्वेस्ट किया जा सकता है? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी जैसा अभी का माहौल है, अभी क्या सब कुछ ऑनलाइन हो गया और हमारी जनरेशन मोस्टली हम सब ऑनलाइन पे विश्वास करती है। तो मेरे हिसाब से अभी जब मेरे पास कैपिटल भी है और सारे रिसोर्सेज भी है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा सोच समझती हूँ जहाँ पे मैं बहुत एक्सप्लोर कर सकती हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन चीज़ें सेल कर सकते हो, खरीद सकते हो। इवन दो आजकल टीचिंग ये सब भी ऑनलाइन हो गया है। हाँ जी। तो मैं कहना चाहूँगी कि डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल सोर्सेज में मैं घुसना चाहूँगी इफ़ आई हैव कैपिटल वगैरह। क्योंकि आजकल मैं जैसे अखबारों में भी देखती हूँ या मैगजीन्स में भी बहुत लोगों के इंटरव्यूज़ आते हैं, महज 22-23 आप ही लोगों के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं वो बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। वो मतलब घर की अपनी दादी की रेसिपीज़ को, मतलब चटनी और अचार तक को ऑनलाइन इस तरह से प्रेजेंस किया जाता है कि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और ख़रीदते हैं उस प्रोडक्ट को, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने देखा बहुत सारे यंगस्टर जो लड़के हैं फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, मतलब वो नहीं चाहते कि हम नौकरी करें या अपनी लगी लगाई जो नौकरी है उसे छोड़कर फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं, थोड़ी सी मॉडर्न फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी फार्मिंग को लेकर आप क्या विचार रखते हैं कि फार्मिंग जिस तरह से बच्चे कर रहे हैं और उसके अंदर इनोवेशन कर रहे हैं, तो वो क्या है इतना मतलब क्रिएटिव की जाना चाहिए यंगस्टर को फार्मिंग? जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत स्कोप है, इसके भी स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आ रहे हैं और लोग बहुत अच्छे से इसकी डिटेलिंग चीज़ है, जैसा कि आपने बताया कि लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा मुड़ रहे हैं, तो इस बिज़नेस में बहुत प्रॉफिट है और लोग अच्छे से इसको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। बट मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ बहुत सारे लोगों के पास, तो भारत में, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन का एक जो बहुत बड़ा तबका है वो आज भी निम्न वर्ग का ही है, बिलो पॉवर्टी लाइन का ही है, तो उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं है, तो उनको ले दे के जॉब ही करनी पड़ती है। जैसे मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत ही चौंका देने वाला आंकड़ा ये मिला था कि बिहार में 52% जो पॉपुलेशन है वो गरीबी रेखा के नीचे है और उत्तर प्रदेश में भी 37 और 40% के करीब गरीबी रेखा के नीचे है। तो उनको जॉब करनी पड़ती है, उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें। बिहार और उत्तर प्रदेश का अगर हम देखें तो वहाँ पर जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि एक परिवेश, एक जो माहौल है इस तरह का उनको मिलता है कि भाई आपको सरकारी नौकरी करनी है और आपको इसी तरफ ही जाना है। तो इन सब जितना भी हमारा अभी डिस्कस हुआ, जो भी हमने चर्चा की, छोटा छोटा आप सभी से एक मैं लास्ट में आपका वक्तव्य चाहूँगी। मेरे हिसाब से वहाँ पे माहौल उस तरीके का है, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार में देखा जाए ना तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, सब लोग एक ही तरफ भाग और रहे हैं। यंगस्टर्स के लिए भी बताइएगा बीच का एक, मतलब एक जो संदेश बताएं वो सबके लिए बताएं। अच्छा, तो वही मतलब जैसे मैं कह रही थी कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत है, तो सब सरकार की तरफ ही जा रहे कि हम एक सरकारी जॉब ले ले तो हमारा भविष्य सिक्योर हो जाएगा, हम सेटल हो जाएंगे, हमारी लाइफ बन जाएगी।
पर ये नहीं होता है, क्योंकि आपने ही कहा अभी जैसे कि 140 करोड़ में आप किस किस को सरकारी जॉब देंगे? नहीं। तो अभी तो हमारे हिसाब से हम जनरेशन अभी बहुत अच्छा है कि हम लोग खुद का स्टार्टअप करते हैं, हमारे में सब में क्रिएटिविटी होती है, सब में वो स्किल्स होता है। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, उसने अभी लॉकडाउन में उसका पेंटिंग का स्किल्स उभरा, तो उसने इंस्टाग्राम पे पेज ऑनलाइन करके रेजिन्स के प्रोडक्ट्स बेचने लग गई वो। तो हम जनरेशन ना बहुत क्रिएटिव होते हैं, तो हमारे पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, तो हम इस टाइम पे अभी बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, रेदर कि हम एक ही पर्सपेक्टिव देखें कि नहीं सरकारी नौकरी में ही जाना है। अब हम पूरा स्ट्रक्चर तो बदल नहीं सकते, जैसे कुछ मेरे मित्रों ने कहा कि हमें स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, बट वी कैन डू स्मॉल स्टेप्स। जैसे स्कूल है तो उसमें हम ये बताएं बच्चों को कि आप मतलब जैसे टीचर्स हैं तो वो बताएं बच्चों को कि देखो आपके मतलब वो पेरेंटल प्रेशर ना रखें, एंड देन दे फाइंड क्रिएटिविटी आउट ऑफ दोज चिल्ड्रन। और फिर वो ये बताएं कि देखो किसी तरीके से बच्चे को तराशना है। बच्चा एक आपके सामने एक रॉ हम कहेंगे स्टोन की तरह है, उसको डायमंड आप बनाएंगे, तराशेंगे आप, तो बच्चे को भी खुद बताना पड़ता है देखो तुम्हारे अंदर ये स्किल है, तो वो डेवलप करें आप। मेरे ख्याल से आपको लफ्ज़ मैंने दिए हैं तो यही कहना चाहती हैं शायद आप। जी मैम, यही कहना चाहती हूँ। चलिए आप बताइए आप क्या कहेंगे। हम यूपी बिहार की बात करें तो यही है कि वहाँ का माहौल ऐसा है, तो सबसे बड़ी बात है कि हमें सबसे पहले चेंज लाना पड़ेगा कि हम जब बच्चा स्कूल जा रहा है वहाँ से उसके अंदर वो सारी स्किल्स डेवलप हों। और बात रही अगर अभी के जो परिवेश में हम बात करें तो छात्रों को जो छात्रों का आंदोलन है वो एक तरीके से सही भी है, क्योंकि आप अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, पर एक लिमिट में। आप उसके लिए अराजकता नहीं फैला सकते। तो जब भी आंदोलन में अराजकता आती है तो वो आंदोलन फिर आंदोलन नहीं रह जाता। और भारत में तो छात्र आंदोलन का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि उसे बाद में राजनीतिक मोड़ दे दिया जाता है। तो यही है कि और इतने सारे लोगों के लिए सरकारी नौकरी पाना इम्पॉसिबल है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब सब बची हैं इंडिया में। तो यही है कि हमें और अपने आप को अलग एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि हम और किस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं। मैं इस पॉइंट को आपको बिल्कुल सही कहूँगी कि एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है आज के युवाओं को खुद को, कि हम में क्या काबिलियत है और हम कहाँ जा सकते हैं, हम क्यों ढर्रे पे चलें। जी आपसे भी जानना चाहिए। वो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश, बिहार और देश के जितने युवा हैं वो सरकारी नौकरी से पाने से ज़्यादा और कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो उनको उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ सरकार को भी कई सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए, कई सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने चाहिए और अलाउंसेस प्रोवाइड करने चाहिए पैसों के, ताकि बच्चे जो हैं और चीज़ एक्सप्लोर भी कर सकें। और स्कूल से इस चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए, जैसा कि और योजनाएं अब सरकार को लानी चाहिए, बिल्कुल, ताकि हम स्टार्टअप के लिए बच्चों के रुझान को अच्छे से टटोल सकें और पहचान सकें युवा टैलेंट। बहुत अच्छा जी। कि सबसे पहली बात तो बिहार के जिन लोगों ने पेपर दिया था या फिर जो भी है, तो उनका एजुकेशन सिस्टम जो था, पहले का जो सिस्टम था, तो बिहार में सबसे ज़्यादा लीक्स वगैरह, पेपर लीक्स वगैरह ये सब होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा फॉल्ट था स्टार्टिंग से, कि उन जो अभी ग्रेजुएट्स निकले हैं वो उस टाइम के निकले जब पेपर लीक्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होते थे और उनका एजुकेशन IQ उतना थोड़ा कम रह गया होगा। तो सबसे पहली चीज़ एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले आप सुधारिए, क्योंकि जो बच्चा निकलेगा वो बाद में भी वही करेगा जो अभी वो करता हुआ आ रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम में जो फॉल्ट है उसे सुधारिए, एंड जो अभी हो रहा है वो उन्हीं सब चीज़ों की वजह से हुआ है कि तो आप चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर जो फॉल्ट है वो एजुकेशन सिस्टम में जी। जैसा कि हम आज प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, मेन हमारा मुख्य रूप से टॉपिक जो है, तो उसके लिए मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो प्रोटेस्ट है उसका सबसे बड़ा एक जो रीज़न है वो है बेरोज़गारी। इतने ज़्यादा तादाद में लोग बेरोज़गारी है, इसलिए इतनी फ्रस्ट्रेशन भी है, इसलिए अल्टीमेटली ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इतने लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं प्रोटेस्ट में, वो ज़रूरी नहीं, वो मेरा ये उनके लिए मैसेज ये मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट जॉब पर ही फोकस करें। इसके लिए जैसा कि मेरे साथी ने कहा कि अलग अलग योजनाएं गवर्नमेंट को लानी चाहिए, जिससे कि और स्किल्स वाले और एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस हो सकें। ज़रूरी नहीं है कि वो सेम जैसे ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं वैसे ही हों, कुछ स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट प्रमोट करें और इतने सारे विद्यार्थी फिर, ताकि उतना फ्रस्ट्रेशन ना रहे सभी में। और दूसरी चीज़ ये कि ये जो प्रोटेस्ट है पूरी, इसमें इससे पहले अभी तो ये हिंसात्मक हो चुकी है, बट इसके आगे हिंसा और बढ़े, इससे पहले हमें ज़रूरत है कि उन सब का एक लीडर हो, युवा लीडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे यहाँ। इस प्रोटेस्ट में हमने देखा कि एक प्रॉपर लीड नहीं थी उनको, दिशाहीन हो चुका था वो पूरा आंदोलन। अगर इसको एक सही दिशा दे दी जाती, अगर एक मीडिएटर क्रिएट कर दिया जाता जो कि इस
पूरी आरआरबी और जितने भी आंदोलनकर्ता, जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी को जोड़ तो सके, शक्ल आपस शायद में ये बात नहीं कर होती, सके। हालात नहीं होते। तो ये हालात नहीं हो सकता है कि ये सारे हालात नहीं होते, पहले इसका कोई सॉल्यूशन निकल चुका होता। तो यही मेरा, मैं ऐसा मानता हूँ कि आज की जो यूथ है उसको जॉब ढूंढने की बजाय जॉब बनाने में फोकस करना चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि वी शुड नॉट बी जॉब सीकर्स, वी शुड बी जॉब क्रिएटर्स। सो उसके लिए मुझे लगता है एजुकेशन एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जिससे हम अपने आप, ना सिर्फ अपने आप की, बट एक सोसाइटी में एक वैल्यू क्रिएट कर सके। सो उस चक्कर में क्या होगा कि उससे हमें जो जॉब की एक होते कि जॉब चाहिए वो भी कम होगा और हम एक सोसाइटी को एक बेटर सोसाइटी बनाने की तरफ आगे डायरेक्शन में चल पाएंगे। सो मेरा यही है कि, और उसमें एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, अपने विचार साझा किए। खैर, अपने दर्शकों को तो हम यही कहना चाहेंगे कि मानते हैं कि बेरोजगारी आज भी एक सवाल है और आज भी प्रणाली के अंदर, व्यवस्था के अंदर कहीं ना कहीं कमियां हैं, लेकिन कमियां कहीं ना कहीं हम में भी हैं। क्यों नहीं हम अपने आप को टटोलते हैं, क्यों नहीं हम अपनी स्किल्स को पहचानते हैं? तो अपने हुनर को आगे निकाल कर शायद हम भी इस चीज़ से ऊपर उठ सकते हैं कि नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, अपना स्टार्टअप करना है और अपने तरीके से अपने भविष्य को संवारना है। तो इन सभी संदेश के साथ, इन्हीं सब बातों के साथ आज के हमारे इस बोलो बोलो में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।